हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे थोड़ा सा चर्चा किया था। ठीक है, चर्चा क्या, रिजिड बॉडी के बारे में बताया था। एक छोटा सा टॉपिक जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को स्टार्ट करता है वो है रिजिड बॉडी। एक्चुअली रोटेशनल मोशन में सबसे पहले रिजिड बॉडी को ही इसलिए बताते हैं क्योंकि जो बॉडी मूव करेगा वो सॉलिड बॉडी होगा। रोटेशनल मोशन तो वाटर में भी होता है, फ्लूइड में होता है। ठीक है, रोटेशनल मोशन क्या गैस नहीं मूव करता, गैस भी मूव करता है, बट हमें सिर्फ सॉलिड बॉडी के बारे में पढ़ना है, रिजिड बॉडी के बारे में। तो वो रिजिड बॉडी, जनरली हम सॉलिड बॉडी को ही यहाँ रिजिड बॉडी कंसिडर करेंगे, लेकिन एक्चुअली में हर सॉलिड बॉडी रिजिड बॉडी नहीं होता, क्योंकि रिजिड का मतलब ही है जो दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस चेंज ना करे इन एनी केस। और वो रियली में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी भी बॉडी को जब आप दबाएंगे तो होगा क्या कि वो थोड़ा सा दब जाएगा। थोड़ा आप फोर्स लगाएंगे, स्ट्रेस लगाएंगे तो उसमें थोड़ा सा स्ट्रेन आएगा, यानी कि थोड़ा सा चेंज इन लेंथ होगा, तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वो मैंने रिजिड बॉडी फर्स्ट लेक्चर में क्लियर कर दिया था। नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, व्हाई वी यूज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड व्हाट इज द यूज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में देखते हैं। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि बॉडी अगर कोई रोटेट करना चाहे तो कई तरह से रोटेट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, रोटेट कर जा भाई, ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, इट्स ईजी टू रोटेट लाइक दिस, नहीं, अब रोटेट करेगा। इट्स ईजी टू रोटेट लाइक दिस, थोड़ा सा भी मैं टिल्ट करूंगा तो ये खुद ब खुद घूमेगा। लेकिन क्या इस तरह से ईजी है रोटेट कराना? इस तरह से ईजी है रोटेट कराना? नहीं। क्यों नहीं ईजी है? मेरी बात समझिए, इस तरह से इजी क्यों नहीं है रोटेट कराना? क्योंकि इस तरह से हमें सर एक तरह से पहले इसको बैलेंस भी करना पड़ेगा, फिर रोटेट कराएंगे, इट्स फार डिफिकल्ट। ठीक है, तो ऐसे केसेस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा जहां डिफिकल्ट होगा घुमाना। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्वांटिटी है जो बॉडी को रजिस्ट करती है उसके एंगुलर एक्सीलरेशन या घुमाने में। सीधी सी भाषा में कहा जाए तो जहां घुमाना ज़्यादा वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा, जहां घुमाना कम वहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक क्वांटिटी है जो बॉडी के घूमने के बारे में बताती है कि वो गोल कितने तेजी से घूमेगा या कितना घूमेगा। बात समझ में आ रही है? मान लो तुम्हारा दोस्त है, उसको एक लात मारो सुलाकर तो तेजी से गोल घूम जाएगा। गुस्से में आते हो, तुम्हारा दोस्त बेड पे सोया हुआ है, एक लात मारते हो, बैचलर में यही होता है, तो तेजी से गिर जाएगा बेड से। ठीक है, गोल घूम के गिर जाएगा, इट्स इजी। लेकिन उसको उठाकर ऐसे उसका पैर गोल घुमाना, उठाकर दिक्कत है। वैसे कोई नहीं घुमाता, क्योंकि वैसे घूमेगा तब तक वो जग के तुम्हें ही चार हाथ दे देगा। ठीक है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताता है कि किस तरह से आसान होता है। जनरल भाषा में हम बिना रोटेशन पढ़े हुए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें आइडिया नहीं होता। टेक्निकल भाषा में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसलिए पढ़ना पड़ता है, टेक्निकल भाषा में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की ये जरूरत है कि हमें ये डिसाइड करना है कि किस बॉडी को आगे, जैसे हम प्लेन बना रहे हैं, मोटर बना रहे हैं, तो उसमें हम कैसे रोटर को घुमाएं ताकि हमारे लिए आसान हो जाए, कम से कम फोर्स में ज़्यादा तेज घूमे। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्वांटिटी है जो बॉडी को रेजिस्ट करती है घूमने से। ठीक है, तो वी कैन डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं डिक्टेट कर रहा हूं, लिख लो। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द क्वांटिटी विच रजिस्ट द एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी और रोटेशन ऑफ द बॉडी। इट इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ mass of the particle and its square of distance from the axis of rotation। जो मैंने कहा उसको एज ए डेफिनेशन लिख सकते हो ना, उसको समझते हैं। सबसे पहली बात जो मैंने कही कि कोई बॉडी अगर गोल है, ठीक है, वो घूमना चाह रहा है, ठीक है, मान लो ये बॉडी गोल घूमना चाह रहा है, तो इसका एक्सिस क्या होगा? ये एक्सिस कहलाएगा जिसके चारों ओर बॉडी गोल 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 घूमेगा। ठीक है, तो गोल गोल बॉल घूम रहा है बॉडी। तो मान लो ये रिंग है, इस रिंग का कई सारे पार्टिकल होंगे, छोटे 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 छोटे, हर एक पार्टिकल का एक डिस्टेंस होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? हर एक पार्टिकल का एक डिस्टेंस होगा, और यहां आर ही होगा हर एक पार्टिकल का डिस्टेंस, आर आर आर। ठीक है, क्योंकि ये रिंग है तो सेंटर से डिस्टेंस फिक्स रहता है। लेकिन अगर कोई रॉड ले ले तो मान लो यहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो क्या इस पार्टिकल का डिस्टेंस अगर आर है तो इसके दूसरे पार्टिकल का डिस्टेंस भी आर होगा? नहीं ना। तो
तो हर एक पार्टिकल का डिस्टेंस चेंज करेगा। तो मेरी बात समझना, एक पार्टिकल का, मान लो ये रॉड की ही बात करते हैं, तो एक पार्टिकल मान लो यहाँ है, दूसरा पार्टिकल यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है, पांचवा, तो एक का डिस्टेंस r1 हुआ, दूसरे का r2, तीसरे का r3, चौथे का r4। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहता है कि मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस सो ऑन जितने पार्टिकल हैं। तो ये टर्म कहलाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल। इसी को मैंने डेफिनेशन में कहा सम ऑफ यानी ऐड करते जा रहे हैं मास ऑफ पार्टिकल एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मेरी बात क्लियर है? स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस, जैसे r1 इज द स्क्वायर, सॉरी r1 का हम यहाँ स्क्वायर कर रहे हैं, तो r1 क्या है? इट्स डिस्टेंस किसका? पार्टिकल r1 का फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, अब इस तरह से निकालेंगे तो जिंदगी बीत जाएगी हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में। ठीक है, पता नहीं कितने पुश्ते लग जाएंगे, हो सकता है 2-4 जन्म लग जाए। चलो, तो इस जन्म को कम करते हैं और थोड़ा सा काम को आसान करते हैं। थोड़ा सा पार्टिकल से डील करता हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक कई पार्टिकल का क्या होता है। मेरी बात समझ रहे हैं यार? ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मान लो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक पार्टिकल है पॉइंट पार्टिकल जिसका मास m है, पॉइंट पार्टिकल है, पॉइंट का मतलब बिल्कुल पॉइंट जिसका डिवीजन ना हो सके, इससे छोटा ना हो सके। ठीक है, तो ये पॉइंट पार्टिकल है, ये डिस्टेंस वहां से r है और ये पॉइंट पार्टिकल कुछ इस तरह से घूम रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? पॉइंट पार्टिकल का मास और इसका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन का स्क्वायर, mr स्क्वायर। I इज इक्वल टू mr स्क्वायर। पहले ही मैं बता चुका हूं कि I इज इक्वल टू mr स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ये क्यों आता है? क्योंकि mr स्क्वायर इज द, mr स्क्वायर क्या होता है? जब हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं तो mr स्क्वायर फिक्स होता है और ओमेगा चेंज करता है। ओमेगा का मतलब है एंगुलर वेलोसिटी। इस पार्टिकल को जितना तेज घुमा सकते हैं घुमाएं, उसका डिस्टेंस और मास चेंज नहीं होंगे। ठीक है, इसको स्लो करेंगे तो भी इसका मास और डिस्टेंस चेंज नहीं होंगे। मेरी बात क्लियर है? ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, आया तो थोड़ा सा, नहीं है तो कमेंट करना, तब भी कोई बात नहीं है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है मास ऑफ द पार्टिकल एंड डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। नाउ कम टू द टॉपिक ऑफ, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं पहले पॉइंट पार्टिकल से रिलेटेड, उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड फिगर्स में आएंगे जैसे कि रॉड, सर्कल, डिस्क, कोन, बहुत सारे हैं। ठीक है, इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया जान लेंगे कि हमें थोड़ा सा भी प्रॉब्लम ना हो। अगर मान लो सर ठीक है मुझे समझ में आता है, नहीं आता है समझ में कि सर थोड़ा सा इतना मैं समझ नहीं सकता, मैं रटने वाला इंसान हूँ, मैं रट जाऊँगा। हर एक इंसान की अपनी अपनी क्वालिटी होती है। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई पढ़ने में अच्छा हो, और कोई पढ़ने में अच्छा है तो कोई रटने में अच्छा होता है। किसी का होता है कि मैं समझने में अच्छा हूँ, मुझे रीज़न चाहिए, और किसी का होता है कि मैं दोनों में ठीक हूँ। तो जो लोग रटने में ठीक हैं उनको मैं इतने केसेस करा दूंगा इस वैसे भी क्लास में कि जो लोग रटने में अच्छे हैं वो केसेस को रट भी जाएंगे ना तो भी अच्छे से अच्छे कंपटीशन निकल जाएंगे, आपको एक कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मैक्सिमम केसेस। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले पॉइंट से, मान लो एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, एक पॉइंट यहां है जिसका डिस्टेंस है a, दूसरा पॉइंट चार पॉइंट पार्टिकल है, स्क्वायर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, ए शेप पे, ए साइड है, हर एक साइड ए ए ए। ठीक है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन बिल्कुल सेंटर में है। चार पॉइंट पार्टिकल हैं, एक पॉइंट पार्टिकल, दो पॉइंट पार्टिकल, 3 और 4। ये उनके डिस्टेंस को बता रहा है बस लाइन, ये लाइन कुछ और नहीं है, बस डिस्टेंस को बता रहा है। क्वेश्चन ये है कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, देन व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम इफ द ऑल द पॉइंट पार्टिकल्स आर मूविंग लाइक दिस।
यानी एक पार्टिकल, चारों पार्टिकल कुछ इस तरह से मूव कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा परपेंडिकुलर टू द प्लेन है और हर एक पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है एक सर्कल में। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? तो वैसे केसेस में हम लोग पहले एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक पॉइंट पार्टिकल का डिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है I = mr², ये पॉइंट पार्टिकल का फॉर्मूला है। ठीक है, तो हमारे पास कितने पॉइंट पार्टिकल हैं? 4। तो चारों के लिए अलग अलग निकालेंगे, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ स्केलर क्वांटिटी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्चुअली में मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर होता है, बट हियर वी कंसीडर एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी। होप यू अंडरस्टैंड। ज़्यादा टेंशन मत लेना, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को यहाँ स्केलर समझना, टेंसर क्या है टेंसर उतना मत सोचो, बस ये समझो। अदरवाइज टेंसर का थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, टेंसर कुछ और नहीं, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन भी है, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी है, बट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, उसको टेंसर कहते हैं। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो कर लेगा तो वेक्टर कहेंगे, ठीक है। लेकिन जिस क्वांटिटी के पास डायरेक्शन है, ठीक, डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, उसको स्केलर ही कहते हैं। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो स्केलर, डायरेक्शन भी है तो टेंसर, लेकिन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करेगा, और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो कर देता है तो वेक्टर। ठीक है, हमें टेंसर के बारे में नहीं पढ़ना है, क्योंकि टेंसर का एडिशन सब्ट्रैक्शन हम स्केलर की तरह करते हैं। ठीक है, तो मुद्दे से नहीं भटकते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं। चर्चा ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये पूरा डिस्टेंस ए है, तो ये डायगोनल डिस्टेंस कितना होगा? क्योंकि डायगोनल का हाफ है, तो मेरी बात समझना, ये पूरा डायगोनल कितना होगा? ये पूरा डायगोनल कितना होगा? ये ए है, ये है, तो क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है? तो ये पूरा डायगोनल √2a होगा, a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर का रूट, यही होगा। तो ये कितना हो गया? √2a। तो ये हाफ कितना होगा? ये डिस्टेंस √2a/2। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये हाफ डिस्टेंस है, तो ये कितना हो गया? √2a/2। क्या इसको लिख सकते हैं? a/√2। क्लियर है? a/√2। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को मैं एक नाम दे देता हूं O। तो डिस्टेंस फ्रॉम, और ये साइड वाले सारे पोर्शन को A B C D, ताकि बताने में थोड़ा सा इजी रहे और आपको भी समझने में। OM का, OB का डिस्टेंस इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू OC और इज इक्वल टू OD विच इज इक्वल टू a/√2, जो कि मैंने दिखाया। स्क्वायर में चारों डायगोनल के डिस्टेंस बराबर होते हैं, हाफ ऑफ डायगोनल जो बनेगा ये 1 2 3 4। ठीक है, हर एक पार्टिकल का मास m, तो एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? OB के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, ठीक है। तो I इज इक्वल टू मास ऑफ द पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, कितना? a/√2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये कितना आ जाएगा? ma²/2। ऐसे क्या चारों पार्टिकल सेम डिस्टेंस पे हैं? क्या चारों पार्टिकल का मास सेम है? तो क्या करेंगे? कितने और हो गए? 1 2 3 4। एक के कारण इतना, तो 4 के कारण 4 टाइम्स। I net इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ I विच इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ma²/2। तो ये कितना हो गया? 2ma²। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने इसलिए किया क्योंकि सब सिमेट्री है। इस पार्टिकल का डिस्टेंस भी सेम, मोमेंट सॉरी एक्सिस ऑफ रोटेशन से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस पॉइंट का, इसको मिटा देता हूं ताकि थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आए। देखो, जितना OB का डिस्टेंस था उतना ही OA का है, जितना B पार्टिकल का मास m था उतना ही A पार्टिकल का मास m है। तो यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए दो क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है, m और r, दोनों सेम है, तो हर एक का कितना हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी है, तो सिंपली ऐड, एक के कारण ma²/2, तो 4 के कारण 4 × ma²/2। थोड़ा और क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है, 2D फिगर हो गया, इसको थोड़ा 3D बना लेते हैं।
एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर है। यहाँ पर हम थोड़ा ABCD करके ही बात करेंगे, क्योंकि ऐसा है कि इसमें बिना ABCD के यहाँ पर काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ABCD करके ही बात करेंगे। कहानी क्या है कि इतने सारे पॉइंट है कि ABCD अगर नहीं कहेंगे तो कुछ और कह भी नहीं सकते। तो मान लो कि एक क्यूब है जिसका साइड A है, तो तीनों साइड A होंगे, ठीक है। इसके हर एक कॉर्नर पे एक पॉइंट पार्टिकल है, हर एक कॉर्नर पे एक पॉइंट पार्टिकल है, ठीक है। हर एक कॉर्नर पे एक पॉइंट पार्टिकल है। मेरी बात समझ में आ रही है? हर एक पॉइंट पार्टिकल का मास m है। एक्सिस ऑफ रोटेशन बिल्कुल मिड से पास कर रहा है, तो कैसे घूमेगा ये? एक्सिस ऑफ रोटेशन मिड से इस तरह से पास कर रहा है, तो मैंने कह दिया कि सारे पार्टिकल कुछ इस तरह से क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, यानी कुछ इस तरह से गोल, कुछ इस तरह से गोल। मेरी बात समझ में आ रही है? जब इस तरह से गोल घूम रहा होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? तो हमें क्या करना है? एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस फाइंड करना है। ये क्यूबिकल स्ट्रक्चर है, तो क्यूबिकल स्ट्रक्चर को ऐसा मान सकते हैं कि जैसे मान लो ये किताब है, ये खुद में भी क्यूबिकल स्ट्रक्चर जैसा हो, अगर ये चीज़ भी सेम हो जाए लेंथ, तो हर एक पॉइंट पे है। तो क्या अगर एक्सिस ऐसे होगा तो यही डिस्टेंस चाहिए ना मुझे, फेस डायगोनल। ये डिस्टेंस कितना होता है? a/√2। उसी तरह से क्या है, हमें जो डिस्टेंस चाहिए वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? ये अगर किताब है, ठीक है, तो इसके मिड से ये डिस्टेंस कितना होगा? ये अगर a है, ये a है, तो ये a/√2 हो जाएगा, जो हमने पहले निकाला था, ठीक है। ये हो जाएगा a/√2। सिमिलरली एक पार्टिकल दूसरे साइड है, यहीं पे है लेकिन दूसरे साइड है इधर, तो सिमिलरली ये भी डिस्टेंस कितना? a/√2। कोई दिक्कत? क्योंकि हमें सेंटर से डिस्टेंस नहीं, वहां से जाने वाले एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है। मेरी बात क्लियर है? एक्सिस से डिस्टेंस, यानी कि यहां से एक लाइन जा रहा है, जिसको मैं, मेरी हाथ को समझो एक लाइन, तो एक पार्टिकल यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तो दोनों का मुझे क्या चाहिए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मेरी बात समझ रहे हो? ये अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो एक चार्ज यहाँ है, दूसरा चार्ज यहाँ है, तो ये डिस्टेंस चाहिए। ये डिस्टेंस कितना है? a/√2। बुक से अभी समझे? क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल बोतल ही समझ लो, मैं एक दिखाता हूँ। देखो ये बोतल है, ठीक है, इसके इतने हिस्से को कंसिडर करते हैं तो क्यूब जैसा लगेगा। हमें बीच से, यहाँ पे एक चार्ज है, तो इस चार्ज का डिस्टेंस मुझे बीच के सेंटर से नहीं चाहिए। इस, मान लो यहाँ पे चार्ज है, तो इस चार्ज का डिस्टेंस मुझे बीच से नहीं चाहिए, एकदम सेंटर से, मुझे सिर्फ ये डिस्टेंस चाहिए सरफेस का, ठीक है, ये डिस्टेंस सरफेस का। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 ये चार्ज है अपर फेस पे, तो मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा? a/√2, ना कि इसके अंदर वाला डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि एक्सिस तो ऐसे पास हो रहा है ना। कोई दिक्कत? तो एक्सिस तो एक स्ट्रेट लाइन है, पॉइंट थोड़ी है, तो स्ट्रेट लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसा बनेगा? ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर कहलाएगा। अब ज़्यादा करोगे तो मेरा हाथ टूट जाएगा, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना हो गया? a/√2, ठीक है। समझ में आ रहा ना? मेरा हाथ टूट जाएगा फिर। ये a/√2 हो गया। एक के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया I = कितना हो जाएगा? मेरी बात समझना, m a/√2 का होल स्क्वायर, यानी ma²/2। एक के कारण इतना हुआ। ये पिछले क्वेश्चन का थोड़ा मिटा देता हूं। एक के कारण ma²/2, तो ऐसे कितने पार्टिकल हैं? क्योंकि सारे सेम डिस्टेंस पे हैं, तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए मोमेंट ऑफ इनर्शिया? 8 × ma²/2, यानी 4 ma²। कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है? एक के कारण इतना, तो 8 के कारण इतना। चलो अब एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज करते हैं, कहानी को कुछ नया बनाते हैं, साइड वही रहने देते हैं। इस बार एक्सिस ऑफ रोटेशन मैं यहाँ से पास करा रहा हूँ, यानी अंदर वाला जो लाइन है इसी को एक्सिस ऑफ रोटेशन बना रहा हूँ, और पूरे पार्टिकल कुछ इस तरह से घूम रहा है। कोई दिक्कत होगा भी तो कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन। जनरली एक्सिस ऑफ रोटेशन को कुछ इस तरह से डोनेट करते हैं, ठीक है।
ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मेरी बात को समझना, इस पॉइंट पार्टिकल के लिए जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, a। इस पॉइंट पार्टिकल के लिए डिस्टेंस कितना हुआ, a। ठीक है, इस पॉइंट पार्टिकल के लिए भी डिस्टेंस कितना हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन से, a। पहले इसके लिए निकाल लेते हैं, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू ए पार्टिकल कितना होएगा, मास ऑफ द पार्टिकल, ये मास ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, और डिस्टेंस कितना है a, तो ma², ठीक है। बी पार्टिकल के कारण जिसका मास m है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, I इज इक्वल टू इसका मास और डिस्टेंस कितना है a, क्योंकि ये क्यूब स्ट्रक्चर है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन तो यही है ना, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा a, तो ma²। C के कारण और D के कारण, मेरी बात समझना, C और D एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही हैं, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ है नहीं, क्योंकि मान लो ये लाइन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये कवर वो पॉइंट है, तो ये इसी से जा रहा है, तो ये गोल घूमेगा कैसे। जैसे मान लो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये ग्रीन रंग एक पार्टिकल है, ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है पेन और ये ग्रीन रंग एक पार्टिकल है, क्या ये ग्रीन घूम पाएगा, नहीं ना, इसी से है ना। ये यहाँ रहता था इसके चारों ओर घूम सकता था इस तरह से, लेकिन जब इसी पे है तो कैसे घूमेगा, कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है। ये पॉइंट पार्टिकल अगर यहाँ है तो घूम पाएगा, नहीं ना, जब दूर रहेगा तो घूम पाएगा। तो ये पॉइंट पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन से जा रहा है, ये भी एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो इसका मास तो जरूर है, लेकिन r का वैल्यू यानी डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द पॉइंट पार्टिकल इज 0। r का मतलब होता है डिस्टेंस, एक्सिस ऑफ रोटेशन और पॉइंट पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस कितना, 0, तो r कितना है 0, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका 0। उसी तरह से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0, ठीक है। इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मेरी बात समझना, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा मास ऑफ द पार्टिकल और डिस्टेंस कितना है ये a, ma²। सिमिलरली इसके लिए I इज इक्वल टू, समझ में आना चाहिए, ma², क्योंकि जैसा यहाँ है ये भी वही सिमिलर है, ये पीछे का पोर्शन है तो ये डिस्टेंस a है, ये भी डिस्टेंस a है। सामने वाले पोर्शन की बात करते हैं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास जबकि m है तो मास तो ठीक है, डिस्टेंस कितना आएगा, क्या ये डिस्टेंस कुछ ऐसा बनेगा, मेरी बात समझना, क्या ये डिस्टेंस कुछ ऐसा बनेगा, उसमें ये बेस का काम करेगा और ये परपेंडिकुलर का, और D और M डिस्टेंस काम करेगा एज अ हाइपोटेनस, ठीक है। तो a² प्लस a² का रूट कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस √2a, मेरी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ किसको लिखेंगे, √2a²। सिमिलरली इसमें भी क्या होगा, ये डिस्टेंस कैसा बनेगा, ये कुछ ऐसा, तो क्या हो गया, ये भी I इज इक्वल टू m इंटू √2a², यानी कि 2ma² और ये भी 2ma²। तो क्यूबिकल स्ट्रक्चर लाया है, देखो क्यूबिकल स्ट्रक्चर बताने के लिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, फिर ये क्यूबिकल स्ट्रक्चर है थोड़ा समझने के लिए। चलो इस क्यूबिकल स्ट्रक्चर को समझते हैं, थोड़ा नहीं हो रहा, हाँ ये थोड़ा काम करेगा। दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन और इसके चारों लॉन्ग बॉक्स घूम रहा है, ठीक है। तो मेरी बात समझना, अगर कोई पॉइंट चार्ज यहाँ है तो मुझे उसका डिस्टेंस क्या चाहिए, यहीं से चाहिए था ना, ये डिस्टेंस चाहिए था, ना कि यहाँ से इधर कोने वाला डिस्टेंस, क्योंकि एक्सिस कहाँ से जा रहा है, इस तरह से, कोई पॉइंट तो है नहीं जो बिल्कुल अंदर से जा रहा है, ये एक्सिस है जो पास करते हुए सेंटर से जा रहा है, तो ये डिस्टेंस चाहिए। उसी तरह से पीछे इधर से पेन निकलता तो ये डिस्टेंस चाहिए था, मेरी बात समझ रहे हो, अगर पेन निकलता तो ये डिस्टेंस चाहिए था, पेन इधर से निकला है तो ये डिस्टेंस चाहिए, कोई दिक्कत, क्योंकि एक्सिस पेन छोटा है तो एक्सिस बड़ा होता तो दोनों साइड से निकलेगा, और एक्सिस को हमेशा हम इनफाइनाइट मानेंगे, इधर से ना कोई एंड है ना इधर से कोई एंड है, कोई दिक्कत। क्यूबिकल स्ट्रक्चर के बारे में और भी डील करेंगे, फिलहाल पॉइंट पार्टिकल। 3D स्ट्रक्चर क्लियर है,
इससे एक बात समझ में आ गई कि कोई पार्टिकल कोई भी पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन पे होगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा। एनी पार्टिकल, ओके, एक पॉइंट तो आ गया, एनी पार्टिकल इज एट एक्सिस ऑफ रोटेशन then its moment of inertia I is equal to 0। दूसरा, moment of inertia depend on moment of inertia depend on moment of inertia किस पे डिपेंड करता है? फर्स्ट, ये कहानी समझ में आ रही है? इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस पे डिपेंड कर रहा है, एक्सिस से डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है या नहीं? क्या इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल कितना हो जाएगा? आई नेट इज इक्वल टू कितना आएगा? सबको जोड़ दो इंडिविजुअली, आई ए आई बी जितने हैं, तो मेरी बात समझना, आई ए एम ए स्क्वायर, अगेन एम ए स्क्वायर, उसके बाद 2 MA स्क्वायर, उसके बाद MA स्क्वायर बाई 2। कुछ गलत तो नहीं कर रहा? ओके, ये MA स्क्वायर बाई 2 पुराना है जिसको मैं अभी भी लिख रहा हूं, तो ये है थोड़ा सा गलत, ये पुराना है जो कैलकुलेशन मैंने अभी तक मिटाया नहीं है। तो MA स्क्वायर 2 MA स्क्वायर और उसके बाद ये MA स्क्वायर अगेन MA स्क्वायर, टोटल 8 पार्टिकल्स हैं, 2 के कारण 0, तो +0 +0 क्या 8 हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, कुछ कमी कर दिया क्या? एक और भूल गया क्या कुछ? अगेन चेक कर लेते हैं। MA स्क्वायर 2 MA स्क्वायर ओके, एक और 2 MA स्क्वायर छूट चुका है, 2 MA स्क्वायर। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 MA स्क्वायर। क्लियर है? बात समझ में आ गई? नहीं आई? कोई बात नहीं, यहां तक क्लियर है? अब मेरी बात समझना, पहले एक्सिस कैसा था? इस तरह से था, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया था? 1 के कारण डिस्टेंस था कितना? a/√2, यानी कि MA स्क्वायर बाई 2 आया था, और 8 के कारण MA स्क्वायर बाई 4 आया था। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ था तो टोटल आंसर कितना आया था? MA स्क्वायर बाई 4, और यहाँ पे कितना आ रहा है? 8 MA स्क्वायर। अब तुम्हें खुद सोच के देखो कि किसी बॉडी को, जैसे मैं ये दिखाता हूँ, किसी बॉडी को इस तरह से घुमाना इजी है, यानी कि जो एक्सिस ये लगा हुआ था उसके आसानी से घुमाना ऐसे आसान है, या फिर मुझे किसी बॉडी को एक लाइन से ऐसे घुमा दूँ, इसको एक्सिस बना दूँ और उसके बाद ऐसे ऐसे घुमाऊँ, वो ज़्यादा मुश्किल है ना। एक एक्सिस इस वाले को फिक्स कर दूँ, एक्सिस बना दूँ और उसके बाद ऐसे ऐसे घुमाऊँ, वो ज़्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि पहले तो वेट बैलेंस करना होगा एक ही लाइन पर, ठीक है, एक लाइन पर, इस एक लाइन पे वेट बैलेंस करना होगा, तो ज़्यादा मुश्किल है। और यहाँ मिड से वेट खुद ही अपने आप को बैलेंस कर लिया। क्यों? क्योंकि आधा मास इधर और आधा मास इधर, हाफ हाफ, तो अपने आप को एक तराजू की तरह बैलेंस कर लिया। अब गोल गोल घूमेगा। बात समझ में? तो ये ज़्यादा आसान हुआ, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया था? 4 MA स्क्वायर। और ये थोड़ा मुश्किल है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया? 8 MA स्क्वायर। बॉडी वही है, सारे पार्टिकल वही हैं, कोई चेंज नहीं हुआ है, कंस्ट्रक्शन सेम है, बट एक्सिस चेंज हो गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो गया। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन। डज इट डिपेंड ऑन द मास ऑफ पार्टिकल? यस, फॉर्मूला ही होता है। तो सेकेंड, मास ऑफ पार्टिकल। हमने देखा कि जैसे ही हमने स्ट्रक्चर, पहले स्क्वायर स्ट्रक्चर था तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और आया,
अब ये क्यूब स्ट्रक्चर है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और आ रहा है, यानी इट डिपेंड ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, शेप एंड साइज ऑफ बॉडी। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही है, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन को पॉइंट पार्टिकल के मास और डिस्टेंस से जोड़ता है। एक क्वांटिटी जो मास और पॉइंट पार्टिकल के डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन को जोड़ता है, जो बताता है कि बॉडी कितनी अच्छे से घूमेगी, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, कम फोर्स लगाना पड़ेगा, इजी रहेगा या हार्ड रहेगा। क्लियर है? इसको थोड़ा मिटाते हैं, अब थोड़ी सॉलिड बॉडी के बारे में बात करते हैं। ये और क्वेश्चन कर लें? क्या कहते हैं, और क्वेश्चन कर लें? थोड़ा और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन तो मेरे दिमाग में भरा पड़ा, जितना कहोगे उतना क्वेश्चन करा दूंगा, क्वेश्चन की चिंता नहीं है। पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा याद हो जाता है, ये क्वेश्चन ऐसा है, वो क्वेश्चन। लेकिन क्या है कि लेक्चर लंबा ना हो जाए, देखने में 3-4 दिन ना लग जाए। ठीक है, चलो कोई नहीं, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा मजे करते हैं, चलो आ जाओ। इक्विलैटरल ट्रायंगल, पॉइंट पार्टिकल, एक मास m यहाँ, एक मास m यहाँ, एक मास, इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी कि सारा का साइड ए ए ए, एक्सिस ऑफ रोटेशन बिल्कुल मिड में, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन बिल्कुल मिड में, तो एक पॉइंट के कारण अगर मुझे मिल गया तो सबके कारण मिल जाएगा। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन को मैंने O मान लिया, तो O, ये डिस्टेंस कितना आएगा? ABC, ठीक है। मास को थोड़ा स्मॉल m से लिखते हैं ताकि देखने में आसानी हो। OA डिस्टेंस कितना? OA डिस्टेंस कितना आएगा? मेरे ख्याल से OA डिस्टेंस आएगा √3 A/√3। कुछ ऐसा निकाल सकते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, पूरा एंगल कितना होता है? 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। क्या मैं लिख सकता हूँ कि OB cos 30, क्योंकि ये ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा और ये डिस्टेंस A/2 हो जाएगा, हाफ। तो OB cos 30 इज इक्वल टू A/2, OB cos 30 is equal to A/2, then OB is equal to A/2 into 1 by cos 30, which is equal to A/2 into 2 by √3, क्योंकि cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो 2 ऊपर चला गया, 2 कैंसिल, A/√3। कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है? कहानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? एक के कारण, एक पॉइंट पार्टिकल के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? I इज इक्वल टू m, डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस निकला A/√3, तो A/√3 का m² होता है ना, mr², तो ये r है, r का स्क्वायर, ma²/3। ये मत समझ लेना कि r का मतलब रेडियस होता है, r का मतलब यहाँ डिस्टेंस होता है, ठीक है। वो डिस्टेंस कितना है? डिपेंड। कोई बात समझ में नहीं आई तो मत समझो, मेरी बात को समझो, ठीक है। अंदर से फील लाओ इसको समझने के लिए कि बॉडी कैसे घूमता है, बॉडी हमें कैसे घुमाने में तकलीफ होगी बॉडी को। तो तुम खुद भी बिना कैलकुलेशन किए ये जज कर सकते हो कुछ क्वेश्चंस में कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना किसमें टफ होगा, किसमें आसान होगा, ठीक है। मास सब कुछ सेम है, बॉडी का रेडियस सेम है, उसी बॉडी को कहा जाए कि कई तरीकों से हमने घुमाया, एक्सिस अलग अलग जगह लगा दिया। जैसे मान लो अभी मैं कह दूं कि सेम इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सेम मास है, पॉइंट मास m और एक्सिस ऑफ रोटेशन इस बार यहां बना दूं A वाले पोर्शन पे, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन A वाले पोर्शन पे बना दूं,
तो तुम खुद सोच के देखो, क्या मिड से घुमाना आसान था या ऊपर से घुमाना आसान है? पहले वाले केस में आसान होगा, दूसरे वाले केस में तो नीचे से ऐसे भार लगा होगा, पहले फोर्स देंगे तो भी नहीं घूमेगा, वो पेंडुलम का काम करेगा। जैसे कि मान लो ये स्ट्रक्चर जो है, इसमें मुझे गोल घुमाना आसान होगा, घूम जा, सिर्फ हल्का सा ही फोर्स दे रहा हूं तो गोल घूम जा रहा है, ठीक है। लेकिन यही मुझे अगर एक पॉइंट पार्टिकल से इस तरह से घुमाना होता तो ये काफ़ी मुश्किल होता, क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर को घुमाना पड़ता, इसको पूरे वेट को घुमाना पड़ता, तो वो काफ़ी डिफिकल्ट होता, ठीक है। तो इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा आना चाहिए एज कंपेयर टू दिस वन। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया टोटल? मेरी बात समझना, एक के कारण कितना आया? ma²/3। अब तो तुम भी निकाल सकते हो, एक के कारण ma²/3, तो 3 के कारण क्लियर है? इसके कारण देखते हैं, ठीक है। ए एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ma², मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू पॉइंट मास एट c इज इक्वल टू ma², मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट पॉइंट मास b, मास इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ma²। ये तो पॉइंट मास खुद एक्सिस ऑफ रोटेशन के, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0। कोई दिक्कत? तीनों को ऐड कर दो, आई नेट निकालना है तो स्केलर क्वांटिटी है, इंडिविजुअली सबको निकाल के ऐड कर दो, I1 + I2 + I3, ये आ गया ma² + ma², कितना हो गया? 2ma²। देखो ये हार्ड था घुमाना, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका ज़्यादा आया कंपेयर टू दिस वन। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया इस बॉडी का? ma², और उसका ज़्यादा आया। कोई दिक्कत? और क्वेश्चन कर लें? चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, फिलहाल हम कुछ मोमेंट स्टैंडर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ लेते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, फिलहाल कुछ स्टैंडर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ लेते हैं। जैसे कि रॉड से स्टार्ट करते हैं, वो भी एक, जब डेरिवेशन करेंगे तो वो भी एक क्वेश्चन की तरह ही लगेगा, ठीक है। पॉइंट पार्टिकल में हमेशा याद रखना कि एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, दूसरा सिमिलर लगे तो ट्वाइस करना, अदरवाइज सबका अलग अलग निकालो और उसको ऐड कर दो। जैसे कि 2 + 3 + 5 + 7 ऐड करते हो, उसी तरह से ऐड कर दो, हर एक का वैल्यू निकालो और ऐड करते जाओ, इज इक्वल टू टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। वो एक्सेस ऑफ रोटेशन बाहर हो गया थोड़ा। थोड़े से बात करते हैं रॉड की। पहला केस रॉड, फर्स्ट केस रॉड को, एक रॉड ले लिया हमने, रॉड हम उसे कहेंगे, रॉड हम उसे कहेंगे जिसका लेंथ ज़्यादा हो, ठीक है। रॉड हम उसे कहेंगे जिसका लेंथ ज़्यादा हो, लेकिन उसका डायमीटर बिल्कुल नेग्लिजिबल हो कंपेरिजन टू द लेंथ। मेरी बात समझ रहे हो? इस पेन को हम रॉड नहीं कह सकते, द रीज़न बिहाइंड इट, क्योंकि इसका लेंथ कम है और इसका डायमीटर ज़्यादा है। लेकिन इसको रॉड कह सकते हैं क्योंकि इसका डायमीटर नेग्लिजिबल है, इससे कोई और एक्सेस पास नहीं करता, ये खुद एक एक्सेस बन सकता है, लेकिन इसके बीच से एक रॉड जा सकता है, एक लाइन जा सकता है, ठीक है। इसलिए ये कहलाएगा सिलेंडर और ये कहलाएगा रॉड। एक सिलेंडर को पतला कर दो तो रॉड बन जाता है, जब उसका लेंथ ज़्यादा हो और डायमीटर कम। तो अब आते हैं, इसकी बात करते हैं थोड़ा, ठीक है। ये एक रॉड है, एक्सिस ऑफ रोटेशन को मैंने यहाँ फिक्स कर दिया, ठीक है। यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन को फिक्स कर दिया, तो रॉड कैसे मूव करेगा? कुछ इस तरह से। बात समझ में आ रही है? क्या रॉड ऐसे मूव कर सकता है? नहीं ना। रॉड कैसे मूव करेगा? इस डायरेक्शन में। कोई दिक्कत? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग दिस व्हेन द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज एट एंड पॉइंट, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड व्हेन द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज एट इन पॉइंट, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज एट एंड पॉइंट। किसी के दिमाग में ऐसा कोई फालतू सवाल नहीं आना चाहिए कि सर यहाँ है तो क्या यहाँ पे चेंज हो जाएगा क्या, यहाँ लगाओ या रॉड ऐसे रखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। घूम के तो ये रॉड जब आएगा तो ये यहाँ बन जाएगा, तो कोई फर्क। मान लो एक रॉड है, ठीक है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, गोल घुमाया, गोल घूम के यहाँ आ गया, तो ये रॉड कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा ही दिखेगा ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चाहे आप एक एंड में रखो या दूसरे एंड पे रखो, कोई दिक्कत। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का सेम आएगा, एंड पे रहना चाहिए, लेकिन कोई दिक्कत। टोटल लेंथ L ले लिया, टोटल मास M, ये है हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल। क्योंकि एक रॉड में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जिसकी गिनती हमारे बस की बात है। मैथमेटिकल टर्म्स, मैथ्स वालों ने करिश्मा दिखाया और कहा कि रुको, हम जिंदा हैं, अभी हम कारनामा कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या मैथ वालों ने हमें कारनामा किया। एक्सिस ऑफ रोटेशन निकालना है, हमारे पास फॉर्मूला है I इज इक्वल टू mr², लेकिन किसके लिए, पॉइंट पार्टिकल। क्या ये पॉइंट पार्टिकल है ना, बिल्कुल नहीं है। तो ठीक है, कोई नहीं, मान लेते हैं कि इसमें से कोई एक पॉइंट पार्टिकल ले लेते हैं। वैसे तो इसमें बहुत सारे पॉइंट पार्टिकल है, ठीक है, तो ऐसे केसेस के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू r²। अब इंटीग्रेशन देख के अधिकतर लोग भागने का मन करता है, सर ये सांप जैसा चीज़ क्या है, सांप नहीं है, बहुत बड़ा सांप है। ऐसा कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन बहुत आसान है, मैं इसको करके दिखलाता हूँ। देखो मेरी बात समझना, मान लो मेरे दोस्त रमेश ने कहा कि भाई तेरे से तो हो नहीं रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको पॉइंट पार्टिकल में बांट देता हूँ। मैंने कहा कैसे बांटेगा, उसने कहा एक काम करते हैं, रुक जा, मैं इसको 100 पार्ट्स में तोड़ देता हूँ, हर एक 100 पार्ट में। तो हर एक पार्ट कितने का हो जाएगा, मान लिया ये लेंथ 1 मीटर है, थोड़ी देर के लिए लेंथ मान लिया कि 1 मीटर है, तो हर एक पार्ट कितना हो जाएगा, 0.01 मीटर। अगर 100 पार्ट में तोड़ दिए, 1 को 100 पार्ट में तोड़ दिए, तो एक पार्ट कितने का, 1/100 का, यानी 0.01। तो पहला पार्ट कहाँ होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही, दूसरा पार्ट कहाँ, 0.01 पे, तीसरा 0.02 पे, उसके बाद चौथा 0.03, चौथा 0.3 पर है, तो 100 0.09 पे। मेरी बात समझ में आ रही है। और हर एक का मास कितना है, हर एक का मास, टोटल 1 मीटर का मास था, 1 kg ले लेते हैं। मेरी बात समझना कि टोटल 1 मीटर लेंथ का मास था 1 kg। जैसे कि मैंने L लेंथ का मास दिया है m, वैसे 1 मीटर लेंथ का था मास 1 kg, तो उसको 100 पार्ट्स में तोड़ दिया, तो हर एक का मास कितना हो जाएगा, 1/100 kg, यानी कि 0.01 kg। कोई दिक्कत, हर एक का मास। तो हर एक पॉइंट पार्टिकल का मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है, और उसको ऐड कर देना है। यही था कि इंडिविजुअल पॉइंट पार्टिकल जब थे मेरे पास, इससे पहले वाले क्वेश्चन में ट्रायंगल बनाया, स्क्वायर बनाया, तो हर एक का इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, वैसे इसमें भी करेंगे। आ जाओ, हर एक का इंडिविजुअल। मान लो ये पार्ट 1 है, ये 2 है, तो 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 1 पार्टिकल का मास, इसका मास कितना, 0.01। मेरी बात समझना, 0. इधर लिखता हूँ, 0.01 mr²। r कितना है, ऑल्सो 0.01 का स्क्वायर, प्लस दूसरे का 0.01 इंटू 0. कितना डिस्टेंस है, 0.02 का, तो 0.02 का स्क्वायर, प्लस 0.01 इंटू 0.03 का स्क्वायर, प्लस अप टू सो ऑन। इस तरह से होता जाएगा। लास्ट वाला कितना आएगा, 0.09,
01 इंटू 0.09 का स्क्वायर, ये ऐड हो जाएगा, आ जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, जो मेरे दोस्त रमेश ने किया कि भाई 100 पार्ट में तोड़ दिया, आंसर आ गया, मैंने कहा मुझे तो कुछ दिक्कत लग रहा है यार, इतना तो नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा क्या ये एग्जैक्ट है, क्या इसमें एरर नहीं आएगा? 0.01 में है तो कैलकुलेशन में जरूर थोड़ा एरर आएगा। मेरे दोस्त ने कहा नहीं रुक जा, मैं रमेश का एक भाई आया, वो बोला नहीं भैया ये ऐसे नहीं हो सकता, मैं 12वीं में कुछ पढ़ के आया हूँ, आप तो इतना कर रहे हो, ये गलत है, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, तो क्या करेगा बोलो? उसने कहा रुको भैया मैं उपाय लगाता हूँ, मैं इसको 1000 भाग में तोड़ दूंगा, यानी कि 1000 पार्ट्स में मैं डिवाइड कर दूंगा। तो अब हर एक पार्ट कितना हो जाएगा, ये लो, ये तो फंस गया थोड़ा, ठीक है। 1000 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो हर एक पार्ट अब कितना हो जाएगा डिस्टेंस पे, 1 मीटर को 1000 पार्ट में डिवाइड कर देना, यानी कि एक पार्ट कितने मीटर का हो जाएगा, 1/1000 का, 0.001। अब मुझे इसकी जगह पर क्या रखना होगा, 0.001 और करता जाऊंगा। तीसरा दोस्त कहा नहीं मैं लाख में डिवाइड करूंगा, चौथे ने कहा नहीं मैं करोड़ में डिवाइड करूंगा। इसी तरह से चलता गया। तो जो जितना छोटा पार्ट करेगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना एक्यूरेट आएगा, क्योंकि जितना छोटा पार्ट करेंगे, ये फॉर्मूला किसके लिए है, पॉइंट पार्टिकल, तो जितना छोटा करेंगे पॉइंट और अच्छा बनता जाएगा, एग्जैक्ट पॉइंट बनता जाएगा। अब वैसे किसी ने अरबों पार्ट कर दिया, जोड़ता ही रह जाएगा अरबों जिंदगी तक, ठीक है। वो दे दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया और क्वेश्चन सॉल्व हो गया और कंपटीशन भी क्लियर हो गया, ये समस्या बन गया। इसी चीज को सुलझाने के लिए मैथ वालों ने कहा कि सर ऐसा क्या है, इतना क्यों टेंशन ले रहे हो, इसी को हम लिखते हैं सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है समेशन, एडिशन, सिग्मा। और आपने मास को लिया, हमने मास को डीएम लिख लिया, क्योंकि आपका ये मास क्या है, 1 है, नहीं ना, छोटा सा मास है, स्मॉल मास, डीएम। आपका हर बार डिस्टेंस वेरी कर रहा है तो आर लिख दीजिए, ठीक है। कहाँ से, डीएम इंटू आर स्क्वायर, यही था ना आपका। कहाँ से कहाँ तक सर, बस ये बताइए, क्या 0 से स्टार्ट है डिस्टेंस L तक, यही है ना। सिग्मा में जब सिग्मा का इस्तेमाल करते हैं, इसी सिग्मा को उन्होंने डिफाइन किया कि इंटीग्रेशन दे देता हूं मैं सिंपल सा, कि समेशन इनफाइनाइट टर्म्स का, जब ये L डिस्टेंस ना हो कि इन्फिनिटी टर्म्स रहे, समेशन रहे, तो समेशन ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स फ्रॉम 0 टू L, इसी को कहते हैं इंटीग्रेशन। समेशन जब इनफाइनाइट टर्म्स का होता है तो हम इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, dm इंटू आर स्क्वायर। और ये काफ़ी इजी होता है, फिजिक्स में ज़्यादा इंटीग्रेशन डीप में भी नहीं पढ़ना है, सिंपल से कुछ फॉर्मूले होते हैं, जनरली हमें इसी का यूज़ करना होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n, इसी का यूज़ करना है। और वो होता है x का पावर n प्लस 1, जितना ऊपर है उतना ही से नीचे डिवाइड कर दो, n प्लस 1। जनरल इसी फॉर्मूले का यूज़ करना है, बाकी कोई खास फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करना होता है, ठीक है। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा कितना। तो सांप से डरो नहीं, उसको अपना लो, तो सांप नहीं काटेगा, नहीं तो सांप हमेशा काटेगा, सर का दर्द बना रहेगा। इसीलिए अब इतना कैलकुलेशन में दिमाग खराब होता ना, इजी कर दिया गया तो इसमें भी दिमाग खराब होता है, सर ये बहुत हार्ड है, कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कैलकुलेट करते हैं। ये 0.03, 0.05 सब छोड़ दो, अब सिंपल मान के चलेंगे, जो एक कंडीशन मैं बता रहा हूं जिसको एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे। मुझे क्या चाहिए, पॉइंट पार्टिकल, ठीक है। एक पॉइंट पार्टिकल यहां से x डिस्टेंस पर जाकर, x डिस्टेंस पे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 0 डिस्टेंस पे यहीं पर पॉइंट पार्टिकल लेंगे तो वो तो घूमेगा ही नहीं, जो पार्टिकल घूम सके कम से कम। तो मैं चाहता तो यहाँ पे भी ले सकता था, मैं चाहता तो यहाँ भी ले सकता हूँ, लेकिन थोड़ा अच्छे से दिखे उसके लिए मैं दूरी ले लिया हूँ, x कोई भी डिस्टेंस ले लिया, x वहाँ पे गया और एक छोटा सा कट लगाया। क्या एक कट से पॉइंट पार्टिकल मिलेगा? नहीं मिलेगा, ये सिर्फ 2 पार्ट में बढ़ जाएगा कि एक पार्ट इतना, एक पार्ट इतना। मुझे तो पॉइंट पार्टिकल चाहिए ना, तो एक और कट लगाना पड़ेगा, छोटा सा इंक्रीमेंट करके dx, बिल्कुल नेग्लेजिबल, बिल्कुल नेग्लेजिबल इंक्रीमेंट करके एक और लाइन खींचा मैंने, ठीक है। तो 2 लाइन खींचा, इन दोनों लाइन के बीच के डिस्टेंस को मैं लिखूंगा dx। क्यों? x में इंक्रीमेंट, x में स्मॉल, x में स्मॉल इंक्रीमेंट, x में स्मॉल इंक्रीमेंट इन x,
इज नोन एज dx। कोई दिक्कत? अगर ये पार्टिकल dx है, d का मतलब होता है स्मॉल, तो इसका मास भी कितना होगा? स्मॉल, dm। तो dm की वैल्यू क्या होगी? यूनिटरी मेथड से निकालते हैं। यूनिटरी मेथड क्या होता है समझते हैं। टोटल लेंथ l, उसका मास m, तो वन लेंथ यानी कि यूनिट लेंथ का मास m बाई एल, l लेंथ का मास m, तो एक लेंथ का मास m बाई एल। ठीक है, तो ये कितना थिकनेस है? dx, तो dx का मात, dx का m बाई एल इंटू dx, जितना इधर से मल्टीप्लाई किए तो 1 इंटू डी एक्स इज dx, उतना इधर से ही मल्टीप्लाई करेंगे। कोई दिक्कत? दिस इज नोन एज मास ऑफ dx लेंथ नोन एज dm। मास ऑफ dx लेंथ नोन एज dm। तो dm की वैल्यू मिल गई। इस पॉइंट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? सिर्फ इस पॉइंट के लिए, क्योंकि स्मॉल मास है, स्मॉल डिस्टेंस है, ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी स्मॉल होगा, di इज इक्वल टू मास ऑफ द पार्टिकल dm इंटू इट्स, और उसका डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है? x। mr स्क्वायर होता है ना, तो ये पार्टिकल का मास है dm और उसका डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना? x, तो x स्क्वायर। कोई दिक्कत? dm की वैल्यू पुट करो, m बाई एल इंटू dx इंटू एक्स स्क्वायर। इसी को इंटीग्रेट कर देंगे di को, कहां से कहां तक? x की वैल्यू कितनी हो सकती है? 0। याद रखना, जहां भी एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा उसको हम ऑरिजिन मानेंगे। जहां भी एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा उसको हम ऑरिजिन मानेंगे। तो ये अगर 0 हुआ, ऑरिजिन का मतलब क्या? 0, तो ये लेंथ कितना, कोऑर्डिनेट कितना कहलाएगा? l, 0। ये अगर 0, 0 है तो ये कितना होगा? l, 0। तो कहां से कहां तक जाए? 0 से लेकर l तक। i इज इक्वल टू, इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? m बाई एल, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, एक्स क्यूब बाई 3 बाई यूजिंग द फॉर्मूला x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 फ्रॉम 0 टू l। ये होगा ml स्क्वायर बाई 3। ठीक है, इंटीग्रेशन सब पढ़े हुए हो, ये मैं मान के चल रहा हूँ। ऐसा अब ऐसा गधों वाला बात मत कर देना कि नहीं नहीं सर नहीं आता है। ठीक है, पता लगा एक साथ रोटेशन में ही सब चैप्टर पढ़ लो, गधों की कोई तुलना नहीं है। ठीक है, ये कहानी कंप्लीट। ml स्क्वायर बाई 3, अब रट्टा मार लेना कि एक्सिस ऑफ रोटेशन ये होता है ml स्क्वायर बाई 3, और समझ में आया तो उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं हो सकता। एक बार समझ में आया तो उससे समझ और कुछ अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि आप अब डिराइव करना समझ गए हो। 2 डेरिवेशन 3 डेरिवेशन, मैं इसके 5 केस कराऊंगा। हर एक केस को ध्यान से देखो ताकि आप डिराइव खुद से कर सको। फिलहाल मैं इसको मिटाता हूं। सेम रॉड, लेंथ L, टोटल लेंथ L, टोटल मास M, एक्सिस ऑफ रोटेशन बिल्कुल मिड में, तो डिस्टेंस कितना कहलाएगा? L बाई 2। कोई दिक्कत? डिस्टेंस L बाई 2, एक्सिस ऑफ रोटेशन मिड में। मैंने कहा था कि जहां एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसको क्या मानेंगे? ऑरिजिन। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0, 0। इधर प्लस होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर निगेटिव, तो ये कितना हो जाएगा? L बाई 2, 0, क्योंकि डिस्टेंस कितना है? L बाई 2। इधर कितना होगा? माइनस L बाई 2, कोई दिक्कत? अब सेम काम करो, यहां से x डिस्टेंस पे जाओ, किधर भी जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर भी जाओगे तो वही। 2 कट लगाओ, बीच के थिकनेस को कहो dx, क्योंकि तुमने कितने डिस्टेंस पे गए? x पे। x पे गए तो 2 कट लगाए, dx कहा, इसका मास होगा dm। dm की वैल्यू उसी तरह के, l लेंथ का मास m, तो यूनिट लेंथ का मास m बाई एल, तो dx लेंथ का मास m बाई एल इंटू डी एक्स। कहानी कंप्लीट, ये dl मिल गया। इंटीग्रेशन ऑफ di, di इज इक्वल टू dm इंटू
एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा निकल जाएगा। कहाँ से कहाँ तक? 0 से, मेरी बात समझना, दो तरीके हैं, आइदर तुम इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो और इसको दोगुना मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि जितना ये डिस्टेंस है उतना ही ये डिस्टेंस है, ये भी रॉड है ये भी रॉड है। अदरवाइज इंटीग्रेशन यहाँ से यहाँ तक करो, ज़्यादा बेहतर है। दोनों ही अच्छे तरीके हैं, लेकिन ये जो ट्वाइस करने का तरीका है वो सिमेट्री में काम देगा। अगर इधर का मास डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि रॉड मोटा होता तो नहीं काम होता। तो बेहतर क्या है कि हम उस तरीके से चलें जो एक्चुअल डेरिवेशन में काम करता है, यानी कि इंटीग्रेशन मेथड को अपनाते हैं और पूरा इंटीग्रेट करते हैं। तो -L/2 से +L/2, कोई दिक्कत? 0 से नहीं, क्योंकि 0 से यहीं तक होगा, हमें क्या पूरा रॉड लेना है, तो -L/2 से +L/2। dm की वैल्यू पुट करो, m/L dx इंटू एक्स स्क्वायर फ्रॉम -L/2 से +L/2, ये वैल्यू आ जाएगी mL²/12। जैसे पहले इंटीग्रेट किया था वैसे इंटीग्रेट करेंगे। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा m/L कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ चाहो तो एक स्टेप और लिख देता हूँ जिससे दिक्कत नहीं होगी। देख लो, m/L x³ -L/2 से +L/2। अब वैल्यू पुट कर निकाल लो, mL²/12 इतना ही आएगा। ठीक है, देखो एक ही रॉड में एक्सिस बदल रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट रॉड की बात करते हैं। रॉड है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, क्या हर एक पॉइंट पार्टिकल का डिस्टेंस कुछ हो पाएगा? L लेंथ है और मास m है। क्योंकि ये रॉड है तो इसका डायमीटर नेग्लिजिबल है, यानी कि डायमीटर या रेडियस टेंड्स टू 0। तो इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 0। तो mr² में r की वैल्यू जब 0 हो जाती है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाता है? 0। ऐसे केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0, क्योंकि हर एक पार्टिकल चाहे वो दोनों साइड हो उनका डिस्टेंस 0 है। यहाँ मैंने फिगर पे देखने में लग रहा है कि सर डिस्टेंस है, लेकिन मैंने बताया ना कि ये खुद में एक एक्सिस है, तो इसके चारों ओर कैसे कोई चीज़ घूम सकती है? ये जब फिक्स कर दूंगा मैं एक्सिस तो ये कैसे घूमेगा? नहीं घूम पाएगा ना, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0। ठीक है, सिलेंड्रिकल में हो सकता था क्योंकि सिलेंड्रिकल में रेडियस होता है, अंदर कुछ चार चीज़ें जा सकती हैं, इसमें कुछ भी नहीं जा सकती। ठीक है, जैसे कि ये पेन है, इसके अंदर ये रिफिल चला गया तो ये पोर्शन ये सिलेंड्रिकल है, लेकिन ये पेन अभी क्या काम कर रहा है? एज अ रॉड। तो ये पेन नहीं घूमेगा क्योंकि मैंने इसे पकड़ लिया है, इस रिफिल को मैंने पकड़ लिया है, लेकिन ऊपर का कवर ये गोल घूम सकता है। तो ये सिलेंडर है ऊपर का और अंदर का पेन रॉड, ये नहीं घूम सकता। तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0। इसको हम लोग कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। पहले दोनों केस में जो हमने दोनों केस पहले बनाए उसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन इस तरह से, इस तरह का मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी कि रॉड आपका ऐसे है, रॉड कुछ ऐसे मूव कर रहा है तो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन कुछ इस तरह से जा रहा है। जैसे कि आप ये समझ सकते हो कि मान लो कुछ इस तरह से ये हमारा एक्सिस है, क्रॉस का मतलब है बोर्ड के अंदर से जा रहा है, और ये आपका इस तरह से बॉडी गोल घूम रहा है। ठीक है, क्लियर है बात? कुछ और केसेस की बात कर लेते हैं। ऐसे केसेस में भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? क्या एंड पर एक्सिस ऑफ रोटेशन है? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये रॉड लेंथ L, ठीक है,
और मास m, ऐसे केसेस में भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3, क्योंकि ये फर्स्ट केस में मैंने करवाया था जब एक्सिस ऑफ रोटेशन को क्रॉस रखा था, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरी बात समझ में आ रही है? दोनों एक ही केस है। फर्स्ट केस में भी मैंने क्या कहा था, वो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस था कुछ ऐसा, उस समय एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसा था, ऐसे, ठीक है, तब भी कोई दिक्कत नहीं। सर अभी तक तो परपेंडिकुलर, अब कुछ समझते हैं एंगल वाली चीजें। एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा है, रॉड लेंथ L, मास M। पहले वाले को ही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। पहले वाले में जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे थे, मेरी बात समझना, पहले वाले में जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे थे तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया था, ml²/3, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था ml²/3, जब एक्सिस ऑफ रोटेशन कुछ इस तरह का था। हमने L डिस्टेंस क्या लिया था, यही L डिस्टेंस था ना, क्या ये L डिस्टेंस परपेंडिकुलर था? कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है? और नहीं आ रही तो थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, ठीक है। L लेंथ मास M, ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है हमारा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस समय जो हमने ml²/3 लिखा था, L डिस्टेंस परपेंडिकुलर था, तो सेम फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे यहां भी। मेरी बात समझना, ये रॉड कैसे घूम रहा है, कुछ इस तरह से, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये कुछ रॉड है, तो ये रॉड कुछ ऐसे घूम रहा है, कुछ इस तरह से, ठीक है, कोई दिक्कत? क्या ये एंगल थीटा है? क्या यही सेम फिगर है, एंगल थीटा, और रॉड कुछ ऐसे घूम रहा है, कोई दिक्कत? हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, यानी इस रॉड के L लेंथ का कंपोनेंट चाहिए, वेक्टर में जो हमने पढ़ा है, यानी कि हमें ये डिस्टेंस चाहिए एक्चुअली में, ये डिस्टेंस चाहिए। ये डिस्टेंस अगर L है तो इधर का डिस्टेंस कितना होता है, L cos थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, L sin थीटा। अब उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, M मास M रहेगा, लेंथ यहां क्या है, L sin थीटा, यानी L sin थीटा का होल स्क्वायर बाई 3, ये होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट एन एंगल, यानी कि M L² sin स्क्वायर थीटा बाई 3, ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड व्हेन इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड ऑफ लेंथ L, मास M, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द एक्सिस ऑफ रोटेशन। कोई दिक्कत? इज ml² sin स्क्वायर थीटा बाई 3। यही जब लेंथ टोटल ये एंगल 90 डिग्री बनाएगा तो साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो क्या ये वैल्यू ml²/3 हो जाएगी, सेम, कोई दिक्कत? और कंडीशन भी क्या हो जाएगा, सेम। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? थोड़ा मैं फास्ट लिख रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, किसी को दिक्कत हो तो पॉज कर करके लिखते जाना, ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस बताने के लिए थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा। अब रॉड कैसे जा सकता है, अब और रॉड जा सकता है, रॉड का आज हम हिस्ट्री ही डील कर देते हैं। रॉड ऐसे जा सकता है, ठीक है, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स है और रॉड कुछ ऐसे घूम रहा है, मेरी बात समझ रहे हो? एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स है, रॉड कुछ ऐसे गोल घूम रहा है, क्लियर है? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और रॉड कुछ ऐसे घूम रहा है, कोई दिक्कत? यानी गोल गोल,
ठीक है। तो एक पॉइंट पार्टिकल का डिस्टेंस कितना r, दूसरे पॉइंट पार्टिकल का डिस्टेंस कितना r, तीसरे पॉइंट पार्टिकल का डिस्टेंस कितना r। अगर ये डिस्टेंस टोटल r है और लेंथ ऑफ रॉड इज l एंड मास m, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रॉड का लेंथ कितना है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? हर एक पॉइंट पार्टिकल का डिस्टेंस r फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, एक के कारण dm इंटू आर स्क्वायर, एक के कारण dm, di का वैल्यू कितना हो गया dm इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? क्या यहाँ इंटीग्रेट करने के लिए दो चीज़ें हैं? क्या r डिस्टेंस चेंज करेगा? नहीं ना, चेंज क्या करेगा? dm, यानी छोटा मास है धीरे धीरे बढ़ेगा ऐड होके। जब इंटीग्रेशन के लिए सिर्फ एक ही चीज़ हो तो कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है, तो ये वैल्यू हो जाएगा एम आर स्क्वायर, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ऐसे भी देखो ना, एक पॉइंट पार्टिकल का मास कितना है dm, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा dm इंटू आर स्क्वायर। इसका भी कितना हो जाएगा dm इंटू आर स्क्वायर, इसका भी कितना हो जाएगा dm इंटू आर स्क्वायर। तो हर एक को जोड़ोगे तो dm 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 कितना हो जाएगा? टोटल जितने पार्टिकल हैं, तो n पार्टिकल इसमें है तो n इंटू डी एम, dm का मास m, टोटल मास कितना m, तो m आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? बात समझ में? ठीक है, एंगल थीटा पे आ गया। ओके, हमने थीटा डील कर लिया, परपेंडिकुलर डील कर लिया, कुछ दूरी से चला दिया, नचा दिया, घुमा दिया। अब क्या करें? अब और थोड़ा बहुत और रॉड का ऑपरेशन करते हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने यहां रख दिया, ये डिस्टेंस l/4 है। ठीक है, मास m है, टोटल डिस्टेंस l है। अब निकाल के देखें कितना आएगा। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जो मैंने कॉन्सेप्ट कहा उसी का इस्तेमाल करना, यानी कि रॉड कभी ऐसे घूम रहा है, बीच से ऐसे पास हुआ है। ठीक है, जैसे कि मान लो ओके, तो इसका ये हालत हो गया, कोई बात नहीं, मेरी बात समझना। ये डिस्टेंस l/4 है, एंड पॉइंट से मान लिया, तो रॉड कुछ इस तरह से घूम रहा है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाएगा, और ये कुछ रॉड है जो इस तरह से घूम रहा है। कोई दिक्कत? मेरी बात समझ में आ रही है? ये जो रॉड है घूम रहा है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, और ये डिस्टेंस l/4 कहलाएगा। ये जो स्मॉल डिस्टेंस है एंड पॉइंट से, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए l/4। कोई दिक्कत? अब इसको समझते हैं। ये l/4, तो ये डिस्टेंस l माइनस l/4 विच इज इक्वल टू 3l/4। ठीक है, मास की कोई जरूरत नहीं है, टोटल मास m ही हम काउंट करेंगे, डिस्टेंस चेंज करेगा। जहां पे एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है उसको हम क्या मानते हैं? ऑरिजिन। तो इधर वाले डिस्टेंस को क्या लिखेंगे? 3l/4, 0। इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? ये डिस्टेंस कितना है? l/4, तो इसका निगेटिव होता है -l/4, 0। ये अगर मान लो तुम्हारा ऑरिजिन है, तो ऑरिजिन से इस साइड एक्स एक्सिस में क्या लिखते हैं? पॉजिटिव, तो इधर कितना हो गया? निगेटिव। कोई दिक्कत? तो ये थोड़ी चीज़ें मिटा देता हूं जो थोड़ा क्लियर दिखे। ठीक है, और ये वैल्यू l/4, 3l/4। सेम काम x डिस्टेंस पे जाएंगे। जब हमें क्वेश्चन ना बने तो यही काम करना है। x डिस्टेंस पे जाना है, दो कट लगाना है, इसको कहेंगे dx, क्योंकि x में इंक्रीमेंट है, ना कि y में या m में या z में। x लेंथ माना है तो x में इंक्रीमेंट करके dx किया है। इसका मास हो जाएगा dm। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस स्मॉल पार्टिकल के लिए कितना आएगा? dm इंटू एक्स स्क्वायर, स्मॉल पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया di इज इक्वल टू। ठीक है, di का मतलब स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू स्मॉल मास इंटू
डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन का स्क्वायर। कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है? अगर मैं इस चीज़ों को इंटीग्रेट करता हूं, I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू एक्स स्क्वायर। अब मेरी बात समझो, यहाँ पे मुझे कन्वर्जन की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि dm और x जैसे जैसे डिस्टेंस बदलेगा x भी चेंज करेगा और मास भी बदलेगा, ठीक है? तो यहाँ dm भी चेंज कर रहा है और x भी चेंज कर रहा है, तो एक साथ दो चीज़ों का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। हमें इसको किसी एक में ही कन्वर्ट करना होगा, तभी इंटीग्रेशन पॉसिबल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, dm को चेंज कर देंगे, क्योंकि x तो खुद में एक इंटीग्रेटेड पार्टिकल है, तो हमें dm को लेना होगा। तो dm का मतलब, dm का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम तरीका है, टोटल मास बाई टोटल लेंथ इनटू थिकनेस, जितना थिकनेस है पॉइंट पार्टिकल का, ठीक है? m बाई एल को हम लोग लैम्डा भी कहते हैं, लैम्डा। चलो थोड़ा सा इसके बारे में ही बता देता हूं। लैम्डा को कहते हैं लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी। इसका मतलब होता है टोटल मास बाई टोटल लेंथ, मास बाई लेंथ। सिग्मा, सिग्मा इसको कहते हैं सरफेस या सुपरफिशियल मास डेंसिटी। इसका होता है टोटल मास बाई एरिया। उसी तरह से रो, इसको रो पढ़ते हैं RHO, रो। इसका मतलब होता है वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी, RHO, वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी। इसका मतलब मास बाय वॉल्यूम। थक मत जाना, हारना नहीं, सीखना है। मास बाय वॉल्यूम ये किस में होता है? सिग्मा का मतलब मास बाय एरिया। एरिया किस में होता है? डिस्क में, ठीक है, प्लेट में, जहां जो भी 2D फिगर होते हैं, ठीक है, जो 2D फिगर है उनमें मिलेगा एरिया, जो 1D फिगर है उसमें मिलेगा लेंथ। जैसे कि एक लाइन, उसमें सिर्फ लेंथ होता है, उसका एरिया नहीं होता, ठीक है। लेकिन यही एक बुक ले लूं तो इसका क्या होता है? सरफेस होता है, ठीक है। यही एक बॉक्स ले लूं, क्यूब स्ट्रक्चर, तो इसका क्या होगा? वॉल्यूम। टोटल मास कहां होगा? वॉल्यूम। कोई दिक्कत? तो वापस से इस पॉइंट पे आते हैं कि ये क्या होगा। dm की वैल्यू मिल गई, यहां पुट कर दो। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm मतलब m बाई एल एक्स स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? -l/4 से 3l/4 तक, -l/4 से 3l/4 तक। यही किया था हमने। ये आ जाएगा m बाई एल एक्स क्यूब बाई 3 -l/4 से प्लस 3l/4 तक, ठीक है। इंटीग्रेशन मुझे पता है, सबको आता है, नहीं आता है तो ऐसा काम मत करना जिससे कि मुझे तकलीफ लगे। 3 को बाहर निकाल दिया, देखो समझा दे रहा हूँ। 3 को बाहर निकाल दिया, पहले अपर लिमिट पुट करो। अपर लिमिट पुट करोगे तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27। बात समझ में आ रही है? 3 3 9 दिया, 27। कुछ गलती कर दिया क्या मैंने? नहीं, ठीक है। 27 एल क्यूब, ठीक है, बाई 4 का पावर 3। कोई दिक्कत? 27 एल क्यूब बाई 4 का पावर 3। अपर लिमिट पुट किया, अब माइनस लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट पुट करोगे तो कितना हो जाएगा? एल का पावर 3 बाई 4 का पावर 3 और माइनस माइनस प्लस, क्योंकि माइनस का क्यूब कितना होगा? माइनस। कोई दिक्कत? तो ये कितना होगा? 27 प्लस 1 28 ml स्क्वायर बाई 4 4 16
16 इंटू 4 64, डिवाइड करके बना लो, कहानी कंप्लीट। कुछ गलती है? हाँ, तो 3 छूट चुका है, ओके। ये 3 छूट चुका था, 4 का क्यूब 16 इंटू 4 64, ठीक है, कंप्लीट। रॉड के केसेस आपके मैक्सिमम कंप्लीट है स्टिल। और कोई फंक्शन रॉड का? अब कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड से क्वेश्चन बनेंगे। इस क्लास में हम लोग थोड़े से रॉड का ही सिर्फ केस करेंगे, ताकि नेक्स्ट क्लास में थोड़ा रॉड की जनरल केसेस बनते हैं, रॉड के कॉम्बिनेशन बनते हैं, रॉड के, क्योंकि बाकी जो स्फेरिकल है, डिस्क है, वो सब एक एक दो दो केसेस है, उससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ऑलमोस्ट मैंने रॉड के अच्छे खासे केसेस करा दिए हैं, ठीक है। स्टिल नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्क और रिंग के बारे में देखेंगे।